बच्चे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे बच्चे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, इसेंशियल फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड मीनिंग क्लॉजेस एंड इंपॉर्टेंस, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 affecting accounting treatment in the absence of partnership, interest on loan by partners to firm and by the firm to the partners, distribution of profit among partners, profit and loss appropriation account. स्पेशल एस्पेक्ट भी आप समझेंगे पार्टनरशिप, जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट द पास्ट, रेक्टिफिकेशन पिछली जो गलतियां हो गई हैं सुधारना, पास्ट एडजस्ट, एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ। टॉपिक फर्स्ट है बच्चे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। बच्चे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो दिया गया है आपको। पार्टनरशिप की डेफिनेशन डिफाइन किया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये क्या होता है सर? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19। बच्चे ये कानून है जो पार्लियामेंट पार्टनरशिप पार्टनरशिप इसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कोई भी कानून होता है, कोई भी एक्ट होता है, उसमें सेक्शन 4 डिफाइन करता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting। बच्चे पार्टनरशिप रिलेशन है पर्सन्स। अरे भाई, आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करने जा रहे हो, आप और आपकी फ्रेंड कोई बिजनेस को पार्टनरशिप में करने जा रहे हो, सबसे पहले उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए, संबंध होना चाहिए। थोड़ी रोड से कोई निकल रहा है, अपन बोले आओ भाई हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो, तो अपन गाड़ी पे भी नहीं बिठाते, कोई बोल रहा हाथ दे रहा हो। उधर ही जा रहे हैं, जाओ उधर ही तरफ। तो क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। जो पर्सन इन्वॉल्व होंगे पार्टनरशिप बिजनेस के बीच में, क्या रिलेशन होना चाहिए। यार हो सकता है सबसे ज्यादा पार्टनरशिप फैमिली मेंबर्स हो, ससुराल वाले हो सकते, चाइल्डहुड फ्रेंड, गाना नहीं गाने। ओके, और क्या हो सकता है? तो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है पर्सन्स के बीच, और वो पर्सन एग्री हुए। अब ये नहीं है कि कोई तुम्हारा अच्छा दोस्त है और तुम कोई बिजनेस, तुम्हारे माइंड में कोई आइडिया आया और तुम बोलो कि भाई तुम बन जाओ पार्टनर हमारे बिजनेस। अब वो नहीं बनना चाह रहा तो जो जबरदस्ती से नहीं बना लो, उसको एग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो सहमत होना चाहिए। हाँ चलो, हमारा आइडिया अच्छा है, हम हमारे बिजनेस में पार्टनर बन जाते। अब वो एग्री हुए हैं, ठीक है ना, कि उनके बीच में, उन पर्सन के बीच में क्या था? रिलेशन था। और रिलेशन था तो आपस में बातचीत हुई, वो एग्री हो गए किसी बिजनेस को चलाने के लिए, और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा वो आपस में शेयर करने की। बिजनेस करेंगे तो बिजनेस का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तो उसको क्या करेंगे? शेयर करेंगे। पार्टनरशिप है, इसलिए पार्टनर्स जितने भी इन्वॉल्व होंगे उन सबके बीच में एक एग्रीड प्रोपोर्शन में, रेशो में, वो प्रॉफिट क्या होगा?
क्लियर होगा? ठीक है। अब बात आएगी सर बिजनेस चलाएगा कौन? दोस्तों को बना तो लिया पार्टनर, तो आती नहीं एबीसी। पार्टनर बनाया है, या तो दोनों मिलके चलाओ बिजनेस को, या तो सभी मिलके करें बिजनेस को कैरी, या उनमें से कोई सबके लिए करे। ठीक? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्या होता है? पार्टनरशिप में जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है उनके बीच में। कैसा? प्रिंसिपल और एजेंट का। जैसे ए और बी टू पार्टनर्स हैं, और वो चार्टर अकाउंटेंट है दोनों, सी उन्होंने फर्म बनाई हुई है ए एंड बी कंसल्टेंट। यस। तो बच्चे, यदि उस ऑफिस में ए बैठा हुआ है, तो वो जो काम कर रहा है बी की तरफ से भी काम कर रहा है, ये नहीं है सिर्फ वो अपने लिए काम कर रहे हैं। दोनों बैठे हुए हैं तो वो फर्म के लिए काम कर रहे हैं। बी बैठा हुआ है तो वो किसके लिए काम कर रहा है? फर्म के लिए तो कर ही रहा है, साथ में किसके लिए काम कर रहा है? किसके बिहाफ काम कर रहा है? ए के बिहाफ भी काम। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे जैसे ए बैठा हुआ तो वही रेस्पॉन्सिबल होगा, बी भी रेस्पॉन्सिबल होगा उसके द्वारा लिए गए डिसीजन। यहाँ पे रिलेशनशिप कैसी होती है? म्यूचुअल रिलेशन। ठीक है ना? तो जब एक एब्सेंट होता है तो वो प्रिंसिपल होता है, उसके दूसरे उसके एवज में, यानी कि उसके बिहाफ जो काम कर रहा होता है वो एजेंट होता है। क्या? एजेंट होता है। जब बी नहीं था तो ए ऑफिस में बैठा था, तो ए किसकी तरह काम करता है? एजेंट की तरह काम। जब ए नहीं था, बी बैठा हुआ था ऑफिस में, बी किसकी तरह काम कर रहा था? एजेंट की तरह। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। इस कैरी करेंगे, उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में वो क्या करेंगे? शेयर करेंगे। और वो बिजनेस जो है वो कैरिड करेंगे या तो सभी पार्टनर्स, या उनमें से कोई पार्टनर्स के लिए। बच्चे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि पार्टनर्स क्या होते हैं, फर्म क्या होता है, और फर्म क्या होता है। सर बीच की लाइन आपने छोड़, कोई मीनिंग पर है, वही है। बुक होती है ना, बार बार रिपीट करते रहते। ठीक है ना? कोई बुक थोड़ी लिखनी है, बातें समझनी है, आनी चाहिए सारी बातें। तो बच्चे, पार्टनर्स, द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। बच्चे, पार्टनर्स फर्म एंड फर्म नेम। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। जो भी पर्सन इन्वॉल्व है पार्टनरशिप, तो अपन इंडिविजुअली क्या बोलेंगे? पार्टनर। ए और बी टू पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में, पर्सन इन्वॉल्व है ए और बी, इंडिविजुअली क्या बोला जाएगा? ये पार्टनर है। क्या है? पार्टनर्स। और कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा? फॉर्म। कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? फॉर्म। किस, और जिस नाम से फर्म होगी का फर्म का नेम बोलेंगे। ए एंड बी एसोसिएट, ये फर्म का नाम है। ए एंड बी एसोसिएट, ये क्या हो गया? फर्म का नाम हो गया, का नाम हो गया। है क्या? ये फर्म है। और ए और बी कौन है? क्लियर? बच्चे, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। बच्चे, सोल प्रोप्राइटर में आपने देखा था, सोल, यहाँ पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आप देखते, बिजनेस के ऑनर के बीच में सेपरेट एंटिटी नहीं, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सेपरेट एंटिटी होती। वैसा ही सब कुछ यहाँ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और पार्टनर्स के बीच सेपरेट लीगल एंटिटी। फर्म की कोई लाइबिलिटी है, फर्म उस लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं कर, लाइबिलिटी का पेमेंट
डेप्ट का पेमेंट, पार्टनर की पर्सनल जो एसेट्स होंगी, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड। पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टनर्स फर्म के बीच में सेपरेट एंटिटी, जबकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और पार्टनर्स के बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी। अकाउंटिंग आप करते हैं के पॉइंट ऑफ व्यू, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू, ना कि पार्टनर के। अकाउंटिंग जब करेंगे तो आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू, ना कि पार्टनर के। जब कोई पार्टनर में इन्वेस्ट करता है मनी या मनी वर्थ, केस में लायबिलिटी इंक्रीज होती है, यानी कि कैपिटल इंक्रीज और फर्म की एसेट्स। यस, जब कोई पार्टनर से विड्रॉ करता है मनी या मनी वर्थ पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज, केस में फर्म की एसेट डिक्रीज होती, भी डिक्रीज होती एज पर सेपरेट एंटिटी। ओके बच्चे, आपने वहां पे डेफिनेशन में एक चीज देखी, एग्री। पर्सन कैसे होने चाहिए? एग्री होने चाहिए। तो बच्चे, एग्री का मतलब क्या होता है? पर्सन्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप जन्म होता है जो एग्रीमेंट के द्वारा ही होता है, और एग्रीमेंट दो तरीके का होता है, ओरल एंड रिटन। मन प्रेम ज्यादा है तो बैठ गए, ओरली अपने टर्म्स एंड कंडीशन तय कर ली, है ना। अमन और प्रथम बैठ गए एक साथ, मन प्रेम ज्यादा है, दोस्त है बचपन के, बैठ गए साथ में। यार तुम्हारा क्या नुकसान, तुम तुम्हारे प्रिय मित्र हो, तुम्हारा क्या नुकसान होगा, देखेंगे भविष्य में जो भी होगा तुम्हें ज्यादा ही मिलेगा, टेंशन नहीं लो, अपन बीच में तय हो गया। वो बोला लिख लो, लिख लो। अरे क्या लिखना है इसको, तुम्हारा नुकसान हमारा नुकसान, हमारा नुकसान मतलब जब कोई अपन ऐसा कोई बिजनेस करते हैं और अपन चाहते हैं कि रिटन एग्रीमेंट ना हो, कैसा हो? ओरली हो। तो ओरली का मतलब ही यही हो गया भैया कि भविष्य में जब भी झगड़ा होगा तो आप जस्टिस ले ही नहीं पाओगे, कोर्ट में जाओगे, एविडेंस होगा नहीं आपके पास, वो बोलेगा हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था, तो क्या होगा? झगड़ा निपट ही नहीं पाएगा और बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद। तो बच्चे, जो एग्रीमेंट होता है ना, उसका वो ओरल फॉर्म में भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। अब रिटन फॉर्म का मतलब क्या होता है? जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं पार्टनर्स के बीच में, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बनी है उस पार्टनर से बिजनेस को लेकर, उन्हें राइटिंग में ले लिया जाए। किस में ले लिया जाए? और राइटिंग भी ऐसे वैसे कोई पेपर पे नहीं कि सर क्या विदेश से आता है पेपर, अरे भैया भारत सरकार का होता है, जिसको बोलते हैं स्टाम्प, समझ में आया? उस पर लिखी जाती है टर्म्स एंड कंडीशन। और जब स्टाम्प पेपर पे लिखी जाएगी तो उसकी नोटरी भी होगी, जानते हो नोटरी, फीस देनी पड़ती है, सील सिक्के लगते हैं उसके ऊपर, तो रजिस्टर्ड हो जाता है, वो क्या हो जाता है। और जब भी फ्यूचर में डिस्प्यूट होंगे, अपन जाएंगे कहाँ पे? कोर्ट में। पार्टनर्स जाएंगे कहाँ पे? कोर्ट में। और कोर्ट में आपको जज के सामने क्या रखना पड़ेगा? एविडेंस। तो डीड रख दी जाएगी और बोलोगे डीड में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन सामने वाला बंदा बोल रहा है कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग के बीच में झगड़ा है, अब आप ही न्याय करो क्योंकि आप न्यायमूर्ति हो। झट से वो न्याय कर देंगे कि ऐसा लिखा है तो ऐसा ही होना चाहिए। बात क्लियर? तो बच्चे, जो पार्टनरशिप जो बिजनेस है वो गवर्न होता है
यदि ओरल पार्टनरशिप डीड है तो ओरली, जो पार्टनरशिप डीड बनी है टर्म्स एंड कंडीशन ओरली है तो उनके अकॉर्डिंग होता है। और यदि रिटन है तो रिटन में जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है उनके अकॉर्डिंग होता है। तुम बोलोगे सर ओरल भी हो सकता है रिटन भी, बिल्कुल हो सकता है, ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं है कि रिटन हो। लेकिन रिटन एग्रीमेंट के अपने एडवांटेज होते हैं, ओरल के कोई एडवांटेज नहीं है। झगड़े ही है क्या ओरल के, झगड़े ही होने किस केस में, क्योंकि फ्यूचर में जब भी झगड़ा होगा तो उसका निपटारा तो होने वाला नहीं है, दुकान बंद ही होगी, बेची दी जाएगी। क्लियर? तो नेचर समझ में आया पार्टनरशिप का। अब बात करते हैं इसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। सब कुछ डेफिनेशन से ही निकला है। आपने देखा था वहां पे पर्सन्स के बीच में क्या होता है, रिलेशन, है ना, पर्सन्स। तो बच्चे कितने पर्सन, फर्स्ट फीचर है टू और मोर पर्सन, क्योंकि एक अकेला पर्सन तो पार्टनरशिप बिजनेस कर नहीं सकता। एक अकेले पर्सन को कोई बिजनेस कर रहा है और एक अकेला ही बंदा है और तुम बोलो कि ये पार्टनर है, पार्टनर के लिए तो दूसरा चाहिए ना बंदा। तो मिनिमम कितने, 2, है ना, एंड मोर पर्सन, ज्यादा कितने, 50, कितने ज्यादा, 50। यानी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कम से कम 2 पर्सन और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। बच्चे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की जो बात है ना, पार्टनरशिप एक्ट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए इसके संबंध में कोई भी कंटेंट नहीं है। तो ये कहां लिखा हुआ है बच्चे, कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 464 में बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में, 100। सर आप तो 50 बोल रहे हैं। भैया 2030 में बोला गया था 100, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, 2014 अमेंडमेंट किया और ये कितने कर दिए, 50। कंफ्यूज नहीं होना, 2014 बाद में आया कि 2013, 13 का 14 आया ना, तो 14 का रूल अप्लाई होगा, कितने हैं, मैक्सिमम 50 और मिनिमम कितने। ये नहीं है कि सर मिनिमम चेंज नहीं हुए, मिनिमम क्या चेंज होंगे। तो मिनिमम कितने हो सकते हैं, 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन बन जाते हैं कि 2013 में क्या था। ओके, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सर हमारे पेपर में आपने बहुत सारे दे दिए थे। बच्चे अब बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये क्या चीज है भाई बच्चे, पार्टनरशिप के लिए पर्सन्स का होना जरूरी है, उस बिजनेस में कौन इन्वॉल्व होना चाहिए, पर्सन, और वो कितने, 2 और मोर, यानी कि 2 या 50। अब चाहे कोई भी कर लें सर, नहीं, वो कैपेबल होना चाहिए एग्रीमेंट करने के लिए। और इंडिया में एग्रीमेंट करने के लिए आप कैपेबल कब होते हैं, जब आपकी उम्र होती है 18 साल। बात समझ में आई? और क्या कंडीशन है भैया, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, कोई पागल हो बना लो उसको पार्टनर, मजे करो खुद ही। पार्टनर से बिजनेस में है ना, पार्टनर बना लिया किसी ऐसे पर्सन को जो कि है पागल। तो क्योंकि पागल जो होता है ना, जो अनसाउंड माइंड का होता है, वो कैपेबल ही नहीं है किस चीज के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए। दूसरी बात, ऐसा ही पर्सन नहीं होना चाहिए डिस्क्वालीफाइड हो किसी लॉ के द्वारा, मालूम पड़ा कि कहीं वो काम कर आया है, उड़ाया है कहीं चिड़िया उड़िया कोई चिड़िया उड़ नहीं खेला उसने, मतलब किसी एक्ट के अंदर उसको दोषी ठहरा दिया गया हो। क्या ठहरा दिया गया हो, दोषी। दोषी समझते हो ना, डिस्क्वालीफाइड, जेल हो गई हो, अपराधी किस्म का व्यक्ति हो। कैसा किस्म का व्यक्ति हो, अपराधी, उसके ऊपर अपराध प्रकरण साबित हो चुके हो,
ये नहीं कि केस चल रहा है तब तक नहीं। ओके, तो डिस्क्वालिफाइड है, वो डिस्क्वालिफाइड है। अब भैया तो डिस्क्वालिफाइड है, तुम बना रहे हो पार्टनर उसको, कैसे बन सकता है पार्टनर? नहीं बन सकता। अब आ जाती माइनर, जिसकी एज 18 साल से कम है, उसको अपन क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। माइनर का मतलब होता है जो कि जिसकी जो एज है वो 18 साल से कम है। तो भैया ये भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता। लेकिन बच्चे इसको पार्टनर बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? पार्टनर बनाया जा सकता है। और सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनाया जा सकता है, लॉस में इसका कोई शेयर नहीं होगा। यदि फर्म को बिजनेस करने से कोई लॉस होता है तो लॉस में इसका कोई हिस्सा नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट में इसको हिस्सा मिलेगा। और एक बात और समझ लो, जब इसकी एज 18 साल हो जाएगी तो इसको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि भाई जब तुम 18 साल के नहीं थे तब हमने तुम्हें पार्टनर बना लिया था, अब तुम समझदार हो गए, एग्रीमेंट करने लायक हो गए, 18 साल के हो गए, अब तुम्हें 6 महीने का समय दे रहे हो, तुम कंटिन्यू रहना चाहते हो एज पार्टनर, या तुम इस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ना चाहते हो? लिख के दे दो हमें स्टाम्प पेपर पे। समझ में आया? और यदि वो ऐसा नहीं करता है, कौन? माइनर 18 साल का हो जाने के बाद ऐसा नहीं करता है, तो मालूम क्या होगा? वो फर्म के जो भी लाइबिलिटीज होंगे उनमें हिस्सेदार बन जाएगा, यानी कि वो लाइबिलिटी पे करनी होगी इसको फर्म की, यानी जो भी एक्ट होंगे, काम होंगे, उसके लिए वो भी लाइबल होगा। यदि 18 साल की उम्र होने के बाद उसने 6 महीने के अंदर लिख के नहीं दिया, राइटिंग में नहीं दिया कि वो पार्टनरशिप छोड़ना चाहता है या पार्टनरशिप में बना रहना चाहता है, तो लिख के नहीं देगा तो बना ही रहेगा वो, और फिर क्या हो जाएगा? उस डेट से वो क्या हो जाएगा? लाइबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लाइबल हो जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई तुम्हारे? और कैसा होना चाहिए? वो कैपेबल होना चाहिए। कैपेबल का मतलब अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, और वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए किसी लॉ के द्वारा। बात क्लियर? और मैक्सिमम नंबर वाली बात तो मुझे समझ में आई गई। मिनिमम कितने होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? ठीक है, ज्ञानी बच्चे होते हैं तो वो बोलेंगे सर 100 हुआ करते थे, फिर 2014 में उनको कितना कर दिया। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम कितने होते हैं? 50 होते हैं। और बच्चे चलिए, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मीन समझौता, या समझौता हुआ है, तो समझौता कैसा होना चाहिए? समझौता ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। समझौते का मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है पर्सन्स के बीच में, उन टर्म्स एंड कंडीशन को ओरली भी रखा जा सकता है और रिटन में भी रखा जा सकता है। जब रिटन में रखा जाता है तो उसको अपन पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। जब एग्रीमेंट रिटन में होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। कब? रिटन। एग्रीमेंट रिटन में होना क्या है? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, और ओरल होना पार्टनरशिप डीड नहीं है। बिजनेस, भैया पार्टनरशिप कर रहे हो और बिजनेस चलाओगे तुम, तो वो बिजनेस भी ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए कि सर कैसा नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। नहीं तुम समझौता कर लो कि अपन एटीएम लूटने चलेंगे 4 लोग मिलके, वजनदार ज्यादा होता है इसलिए 2 पार्टनर और बना लो, लेकिन ध्यान रखना 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए क्योंकि लिमिट है। लेकिन तुम्हारा बिजनेस कैसा है? इलीगल है, तो भाई पार्टनरशिप नहीं बोली जाएगी, डंडे पड़ेंगे पुलिस के। यस, तो पार्टनरशिप जो है वो किस बिजनेस के लिए होनी चाहिए? लॉफुल बिजनेस के लिए होनी चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस में कैसा बिजनेस होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग, बच्चे जो बिजनेस होगा तो उस बिजनेस से प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स शेयर करेंगे एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में।
उनके बीच में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्रीड हुआ है, सपोज ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1:1। यदि 3 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो 1 रुपए ए को मिलता है, बी को भी 1 रुपए मिलता है और सी को भी 1 रुपए मिलता है। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। तो यदि 6 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 3 रुपए किसको मिलेंगे, ए को, 2 रुपए बी को और 1 रुपए सी को। तो सर 6 रुपए 5 रुपए 3 रुपए ऐसा प्रॉफिट हुआ करेगा? नहीं बच्चे, जो भी होगा उसको अपन इसी प्रोपोर्शन में शेयर किया करेंगे जो डिसाइड होगा, एग्रीड होगा। और यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की टर्म क्लियर नहीं है, तो प्रॉफिट और लॉस शेयर होगा इक्वली। सर लॉस की तो बात ही नहीं लिखी हुई है। अरे भाई बिजनेस कर रहे हो तो लॉस भी तो हो सकता है, जब प्रॉफिट शेयर होगा तो लॉस भी शेयर होगा। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि कोई कोई पार्टनर पार्टनरशिप में इस शर्त पे इन्वॉल्व होता है कि उसको तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी होगी, लॉस में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। किसमें हिस्सेदारी होगी? प्रॉफिट में। अमन और प्रथम 2 पार्टनर है, उन्होंने बोला रवि सर को भी पार्टनर बना लो, और रवि सर बोल रहे हैं देखो भाई प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में तो हमारी हिस्सेदारी होगी, लेकिन जो लॉस होगा वो तुम दोनों को झेलना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसा भी पार्टनर हो सकता है, चतुर पार्टनर, है ना। टर्म पहले ही तय कर ली जाए। चलिए आगे देखते हैं। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो सर यहाँ पे क्या बॉलीवुड भी चलेगा? एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग का मतलब यहाँ पे उन एक्टिविटीज से है जो बिजनेस में होती हैं। तो सभी पार्टनर्स मिलके भी बिजनेस को कैरी कर सकते हैं, और उनमें से कोई एक सबके लिए, यानी कि उनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है। जब एक बैठा हुआ है तो वो दूसरे के लिए काम कर रहा है, तो वो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। जब दोनों बैठे हुए हैं तो वो फर्म के लिए काम कर रहे हैं। यस, तो ये है फीचर्स पार्टनरशिप के।